बिल्कुल स्टार्ट करिए. Hello, Yes. good evening, everyone. Good Myself, evening. Dr. Mansi Patil from Kolhapur. I'm your host for today. So I welcome you all on behalf of Ignited Minds by PHF to this wonderful series of learning Guruji ke Saath Gurwar. So we are on our 27th lecture, and today I feel happy, actually honored to welcome today's speaker. हम सब जानते हैं डॉक्टर नीलम अवतार सिंह मैडम. सो अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट हर. उन्होंने 1985 में उनका DHMS कंप्लीट किया था और तब से वो होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रही है. और जब 93 में सैगल सर से मुलाकात होने के बाद तब से वो माइंड मेथड में प्रैक्टिस कर रही है. सो इट्स अबाउट 37 years of past experience about homeopathy, and she has conducted many seminars all over India. She's running charitable OPDs, 2 charitable OPDs as well as her own OPD, and at her home also she is running her OPD. And she is a co-author of the book that is Homeopathy and Mind, where Dr. Man sir and Dr. Bhupender sir also has, they are also authors. Yeah. And she has written one book that is Marvel Sapphire, where she has written 51 cases of her clinical practice. And she was the what we can say whole and soul of the journal. There was a journal, Homeopathic Community Journal. They were publishing under the organization that is ASRH, but they have stopped that since 7 years because of this digital media has come over. So that hard copy is not being published since 7 years. And today she will be sharing her pearls from her clinical experience, so how to be a successful homeopath. So let us welcome Neelam madam with a round of applause. Welcome, madam. Welcome, welcome. Thank you, Dr. Liaquat Ali ji. Thank you, Mansi. So one thing Mansi forgot, Didi, that Neelam Didi is writing daily rubrics since so many days. Sorry. That now we have stopped counting. We have stopped counting that how many rubrics Didi has shared, and our YouTube videos are wonderful. I am a very big fan of Didi, and I love her. She's my sister from the other mother. Okay. Thank you so much. Thank you so much. आज आपको सुनेंगे माशाल्लाह. जी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डॉक्टर लियाकत अली जी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा एक 100 सीरीज का और सारे डिफरेंट डॉक्टर्स जिनकी अपनी अपनी अलग अलग जगह पे एक्सपर्टीज है, उनको अपने इस प्लेटफॉर्म पे बुला रहे हैं और हर हफ्ते हर थर्सडे को उनका ये लेक्चर होता है. सो बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा काम है. और मुझे लगता है कि 100 जो सेशन ये चलेगा इतना लंबा, आई थिंक इट विल टेक 2 years, 2 साल ऑलमोस्ट लग जाएंगे. क्योंकि एक साल में 52 वीक्स होते हैं, तो अभी आज 27th इसका जो सेशन है. सो बहुत आपका इतना बड़ा उपराला. वैसे भी मैं डॉक्टर लियाकत अली जी को बहुत अच्छी तरह से और इनके इतने ये आपको एक बात इनके बारे में बताना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. वो ये कि अब तो ये थोड़े लंबे केसेस डालने लग गए हैं. जब हम पहले अबाउट 4-5 years बैक तो हमारे ASRH पे केसेस हुआ करते थे. जिस दिन इनकी बारी होती थी केस डालते थे, एक पेशेंट आया, ये बोला केस डन. हम कहते थे व्हाट इज दिस. मतलब इतना एक्सपर्ट कोई कैसे हो सकता है कि एक लाइन में आपका केस खत्म. फिर हम इनको
को लिखते थे कि डॉक्टर साहब ऐसे नहीं, आप थोड़ी डिटेल लिख दीजिए। So this is what he is. और एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक आपको, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू दीदी, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू डॉक्टर मानसी जो ये सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रही हैं, और बहुत देर से वो मुझे फोन कर रही थी कि आप आइए आइए, बस कभी मैं यहाँ पर कभी मैं अमेरिका, सो इस तरह से बहुत ऐसे चलता रहा। तो आज ये मौका मिला है आपके इस प्लेटफॉर्म पर, और मैंने अपने मन में सोचा कि मैंने किसी केस की बात नहीं करनी, किसी मेडिसिन की बात नहीं करनी, किसी रूब्रिक की बात नहीं करनी, सिर्फ बात करूंगी तो एक ही चीज के ऊपर कि हम कैसे सक्सेसफुल होम्योपैथिक डॉक्टर्स बन सकते हैं। हमारे लिए क्या क्या ऐसी प्रीलिमिनरी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, और क्यों लोग होम्योपैथी की तरफ इतना ज्यादा नहीं झुकते, क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। आज हम सिर्फ उसी चीज के ऊपर बात करेंगे। बीच में केसेस भी हो सकता है, कोई केस आ जाए, याद आए तो मैं बता दूं, लेकिन आज हम ज्यादा केसेस या रूब्रिक्स या मेडिसिन पे कुछ नहीं करेंगे। अगर आपको विकिपीडिया पे या गूगल पे सर्च करो कि होम्योपैथी कितने देशों में है, होम्योपैथी कितनी फैली हुई है, इसको 300 मिलियन पीपल होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं। ये 70 कंट्रीज में है, 70 देशों में होम्योपैथी प्रैक्टिस की जाती है। और अकेले इंडिया में अगर देखें तो 100 मिलियन पेशेंट्स हैं, अबाउट 10 करोड़ पेशेंट्स हैं। ये चाहे होम्योपैथी अकेली लेते हैं, चाहे उसके साथ एलोपैथी या कोई भी और आयुर्वेदिक, यूनानी, कुछ भी और लेते हैं। हमारे इंडिया में 3 लाख प्रैक्टिशनर्स हैं, 180 कॉलेज हैं, 7500 गवर्नमेंट क्लिनिक्स हैं और 307 हॉस्पिटल्स हैं। इतना बड़ा सेटअप है और इतनी दुनिया होम्योपैथी प्रैक्टिस करती है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं लैक क्यों करते हैं। आज का मेरा विषय यही है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद हम लैक क्यों करते हैं, क्यों ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट्स होम्योपैथी से टूट जाते हैं। बहुत बार टूटते हैं, हमारे भी टूटते हैं, सभी के टूटते हैं, क्यों टूटते हैं, आज इसी पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, अगर हम ऑर्गेनॉन की बात करें, ऑर्गेनॉन में सबसे पहला जो एफोरिज्म है वो है हमारा मिशन। सिर्फ ओनली एंड हाईएस्ट, हमारा जो सबसे बड़ा मिशन वो है रोगी को ठीक करना, उसकी हेल्थ उसको वापस देना। और उसके बाद दूसरा क्या है कि किस तरह से देना। द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। बीमारी को परे धकेलना है, रिमूव करना है और हेल्थ को लेकर आना है। किस तरीके से? रैपिडली। ये नहीं कि आज मरीज बीमार हुआ तो 5 साल आप उसको ठीक करते लगा दो। रैपिडली, जितना जल्दी हो सके। एंड जेंटल, नाइसली, हल्के से, ताकि उसको कोई तकलीफ ना हो। एंड परमानेंट रेस्टोरेशन। अगर परमानेंट रेस्टोरेशन किसी सिस्टम में है तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अकेली होम्योपैथी ऐसी पैथी है जिसमें हम लोगों को परमानेंटली क्योर करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को क्योर करते हैं, जिसका किसी और पैथी में पैलिएशन तो है, कंट्रोल तो रहता है, दवाई लेनी पड़ती है, बार बार दवाई लेनी पड़ती है, लेकिन होम्योपैथी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम ढेर सारी ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिनको हम ठीक करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा एफोरिज्म है वो 3 एफोरिज्म है। आप सभी ने बहुत बार पढ़ा, लेकिन उसमें से बहुत सारे पॉइंट हम मिस कर देते हैं। आज हम उन्हीं 10 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले, नॉलेज ऑफ डिजीज इंडिकेशन, बीमारी की नॉलेज।
इन एवरी इंडिविजुअल केस, हर एक की आपको बीमारी की नॉलेज होनी चाहिए, मेडिसिन की नॉलेज, पूरी की पूरी इन इंडिविजुअल मेडिसिन, हर एक दवाई का आपको पता होना चाहिए कि इसका एक्शन कहाँ होता है और कहां पर ये एक्ट करती है। और तीसरा है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स, जो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, मुझे कहना नहीं चाहिए, आई फील सॉरी फॉर दिस, जो बहुत सारे डॉक्टर्स प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते। मेन प्रिंसिपल्स तो 2-3 ही हैं कि सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन जो होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए, जो उसकी डोज है वो मिनिमम डोज होनी चाहिए, उसका रेपिटेशन कम से कम होना चाहिए। लेकिन हमारे क्या होता है सिस्टम में, इतनी सारी हम पर्चियां देखते हैं, 5-5, 10-10 दवाइयां, 20-20 दवाइयां विद कॉम्बिनेशंस लोग लगातार देते हैं। दिस इज द सॉरी स्टेट ऑफ होम्योपैथी, कि इतनी दवाइयों की तो जरूरत है ही नहीं। हैनीमैन ने तो बोला कि एक दवाई देनी है, एक मेडिसिन देनी है, तो चलो ठीक है, मान लो आपसे एक मेडिसिन की सिलेक्शन नहीं हुई, कोई बात नहीं, आप 2 मेडिसिन दे दीजिए, एक आप दे दीजिए हाई डोज में, दूसरी आप उसको कॉन्टिन्यूस दे सकते हैं, देख लीजिए। लेकिन 10 मेडिसिन, हम ये कोई क्रूड फॉर्म में मेडिसिन नहीं दे रहे, हम हर पेशेंट के अंदर एनर्जी डाल रहे हैं। कैसी एनर्जी पता ही नहीं चलता। ये एनर्जी उधर से सीपिया, उधर से लाइकोपोडियम, उधर से पल्सोटिल, उधर से एकोनाइट, कैल्केरिया कार, कितनी एनर्जी आपने डालनी है। दवाई की तो एक ही मेडिसिन की जरूरत है। तो आपको परफेक्ट होना पड़ेगा सक्सेसफुल होने के लिए, कि आपको एक दवाई की सिलेक्शन करनी आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, 2 मेडिसिन में कंफ्यूज हो सकते हैं, 3 में हो सकते हैं, आप उनको पढ़ लीजिए और पढ़ के फिर पेशेंट को प्रेस्क्राइब कीजिए। सो ये प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। अगर प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली करोगे तभी सक्सेसफुल होंगे। अगर 10-10 दवाइयां, कॉम्बिनेशंस और स्पेसिफिक मेडिसिन, इतना सारा कुछ देना है, फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अभी मैं कुछ आपको केसेस भी बताऊंगी, जस्ट नॉट इन डिटेल, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा। चौथा उन्होंने बात इसमें की है एफोरिज्म 3 में, कि आपने मेडिसिन की नॉलेज को किस तरह से डिजीज की नॉलेज के ऊपर अप्लाई करना है। हम इन 3 चीजों को सोच के बस बंद कर देते हैं कि डिजीज का पता लग गया और बीमारी का, दवाई का, और कैसे अप्लाई करना है दे दो, रोज 3-3, 4-4 डोजेस देते। नहीं, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स। और जो चॉइस होनी चाहिए, उन्होंने 5वां पॉइंट लिखा है, वो मोस्ट एप्रोप्रिएट मेडिसिन होनी चाहिए। एप्रोप्रिएट मेडिसिन कब आपको मिलेगी? जब आपके रूब्रिक्स एप्रोप्रिएट होंगे। हम कोई भी तरीका अपना सकते हैं, मैं ये नहीं कहती कि सब लोग माइंड पे प्रैक्टिस करो, कोई क्लासिकल वे में एक्सपर्ट है, कोई बात नहीं, वो भी तो होम्योपैथी है। कोई थीमेटिक बेसिस पे, कोई डिल्यूजन बेसिस पे, सिचुएशनल बेसिस पे, क्लासिकल पे, किसी भी तरीके से कोई भी एक्सपर्ट हो सकता है। जिस चीज में आपको इंटरेस्ट ज्यादा बनता है, जिस भी तरीके में, चाहे वो क्लासिकल है, चाहे जैन शॉल्टन मेथड है, चाहे राजन शंकरन है, किसी का भी है, आप उसको अपनाइए, लेकिन इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी। नेक्स्ट इन्होंने बोला है मोड ऑफ प्रेपरेशन। वो तो आजकल हमारे हाथ से निकल गया, क्योंकि हमारे पास कंपनीज हैं
जो दवाइयां बनाती हैं हम उनसे मेडिसिन लेते हैं। नेक्स्ट उन्होंने 7th पॉइंट बोला है प्रॉपर डोज। उन्होंने एक एफोरिज्म में लिखा है कि जितनी बीमारी है उसकी एक ट्रायंगल बना लीजिए, उसके ऊपर एक दवाई की ट्रायंगल बनाइए, वो थोड़ी सी उससे बड़ी होनी चाहिए। अगर वो ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाती है तो वो मैच करेगी, तो वो अफेक्ट करेगी। अगर एक ट्रायंगल यहां पर है, दूसरी इधर है, कॉर्नर टच कर रही है, तो कॉर्नर ही ठीक होगा, पूरा ठीक नहीं होगा। सो जो प्रॉपर डोज, अगला पॉइंट मेडिसिन की सिलेक्शन, प्रॉपर डोज। और हम तो बहुत मिनिमम डोज का इस्तेमाल करते हैं और इसी से ही क्योर मिलती है। अगर हमें क्योर चाहिए तो हमें मिनिमम डोज इस्तेमाल करनी पड़ेगी, इसका ज्यादा रेपिटेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट उन्होंने पॉइंट बोला है, मान लो हमारी मेडिसिन की सिलेक्शन बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है, लेकिन अगर उसकी पोटेंसी में गड़बड़ हो गई या उसके रेपिटेशन में गड़बड़ होगी तो हमारी वेल सेलेक्टेड मेडिसिन भी फेल हो सकती है। और उससे भी ज्यादा जो ऑब्स्टेकल्स हैं, रिकवरी के रास्ते में जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जैसे कॉजेस की बात हुई है, आगे वो एक्साइटिंग कॉज की बात करेंगे, मेंटेनिंग कॉज की बात करेंगे। तो अगर ये ऑब्स्टेकल्स रिमूव नहीं हुए तो पेशेंट ठीक नहीं होगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, मैं 2005-6 से वीट एलर्जी के सीलिएक पेशेंट देख रही हूँ। तो उन पेशेंट्स में वीट पेशेंट को जो गेहूं है वो एग्रीवेट करता है, उससे पेशेंट का स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाए होते हैं वो एट्रोफी हो जाती है, वो श्रिंक हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। अगर हम पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसका वीट बंद नहीं करेंगे तो उसके विलाए दोबारा से ग्रो नहीं होंगे। तो ऑब्स्टेकल क्या था? वीट था ऑब्स्टेकल। एक बार वीट को बंद करके पहले उसके इंटेस्टाइन के विलाए ग्रो होंगे, और आपको पता है कि विलाए ग्रो होने में कितना पीरियड लगता है? अबाउट 6 months, 6 महीने लगते हैं। लोग कहते हैं कि हमें 2 महीनों में ठीक कर दो। 2 महीनों में कैसे ठीक कर सकते हैं? इलाज लंबा चल सकता है। तो आपको जो रास्ते में, क्योर के रास्ते में रुकावटें हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जैसे किसी को स्किन की प्रॉब्लम है और वो किसी एक पर्टिकुलर चीज से है, वो पर्टिकुलर चीज वो उसके टच में बार बार आ रहा है, तो जब तक वो उसको छोड़ेगा नहीं तब तक उसकी क्योर नहीं होगी। एक बार उसको बंद करना पड़ेगा, जब क्योर हो जाए तब वो खा सकता है, तब वो ले सकता है। तभी उन्होंने बोला कि इसके बाद ही परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ होगी। ये एक ट्रू फिजिशियन के, ट्रू प्रैक्टिशनर के ये उन्होंने क्वालिफिकेशंस लिखी हैं। अगर हम इन क्वालिफिकेशंस पे पूरा उतरते हैं तभी हम सक्सेसफुल होम्योपैथिक डॉक्टर होंगे। अगर हम इनमें से कोई भी चीज छोड़ देते, एक भी पार्ट छूट जाता है, चाहे वो मेडिसिन की सिलेक्शन वाला है, चाहे वो डिजीज की नॉलेज है, अगर एक पार्ट भी छूट गया क्योर नहीं होगी। उन्होंने बोला कि शॉर्टेस्ट, मोस्ट रिलायबल, मोस्ट हार्मलेस ऑन इजीली कॉम्प्रिहेंसिव प्रिंसिपल्स पे हमने काम करना। सो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे इंपॉर्टेंट तो कुछ है ही नहीं। अब हम बात करते हैं कि हम कौन कौन सी ऐसी
हमें चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले, जब हमारे पास पेशेंट आता है, वो एक बीमारी से पीड़ित है, कोई भी बीमारी हो सकती है, हमने केस टेकिंग में किन किन बातों का ध्यान देना है, जस्ट बहुत छोटे से बातों में मैं ये क्लियर करूंगी कि हमें किन किन बातों का ध्यान देना है। वैसे तो केस टेकिंग बहुत सारे सभी ने पढ़ी है, बार बार पढ़ी है, मेरी बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस है कि बच्चों का केस कैसे लेना है, बड़ों का कैसे लेना है, या कौन सी गलतियां नहीं रिपीट करनी, इस तरह का। सो अगर आपके पास एक केस है तो उसमें कौन सी 5-6 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने नोटिस करनी है। पहली बात, जो केस टेकिंग लेनी है, दैट शुड बी कंप्लीट, फुल केस टेकिंग। कई बार हम बहुत जल्दी में होते हैं कि हम बाहर कोई पेशेंट बैठे हैं तो हम केस टेकिंग ढंग से नहीं लेते, समझो वो केस खत्म। अगर आप किसी पेशेंट को ढंग से नहीं देखते, उस पर टाइम नहीं लगाते, तो समझो कि वो पेशेंट खत्म है। वेल बिगन इज हाफ डन। अगर हम किसी भी चीज को अच्छी तरह से करते हैं, अगर किसी भी चीज की शुरुआत अच्छे ढंग से होती है, तो समझो कि आधा केस आपने कर लिया। चाहे उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए, चाहे उससे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए, चाहे उसकी साइकी के बारे में जानिए, कुछ भी जानिए, लेकिन केस हिस्ट्री कंप्लीट होनी चाहिए। उसको जो भी प्रॉब्लम है, उसके बारे में क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या डिजायर्स हैं, क्या एवर्शंस हैं, गुस्सा कितना आता है, उदास कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब कुछ जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी कोई वो वर्डिंग बोलता है, या मान लो वो रो पड़ा आके, आप उससे पूछिए जी अब रोना किस बात पे आया आपको? 1 बार, 2 बार, 3 बार? या तो वो अपनी कोई व्यथा सुना रहा है, किसी की डेथ के बारे में बात कर रहा है तब रोया, या खुद की उसकी कंडीशन इतनी बुरी है। तो अगर तो आपको समझ लग गया तो ठीक है, अगर समझ नहीं लगा तो उनसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि अब आपको रोना किस बात पे आया। हर चीज का रीजन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे पास जब भी कोई पेशेंट आता है तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आप शुरू से बताइए कब से हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन क्या है। क्योंकि हमारी हर मेडिसिन डिफरेंट रीजन पे काम करती है। सीपिया पुअर पे काम करती है, पल्साटिला निग्लेक्ट पे और अलोन पे काम करती है, लाइकोपोडियम कार्बोडाइस एंड पावर पे काम करती है। हर मेडिसिन अपना अलग ही रूप लेकर बैठी है, तो हमारे लिए कारण जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हर चीज के आगे पूछो व्हाई व्हाई व्हाई, ये सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर व्हाई नहीं जानेंगे, हमें बहुत सारे मैंने डॉक्टर्स को देखा है, पेशेंट रो पड़ा, पल्साटिला दे दी, पेशेंट को पैरालिसिस हो गया, कॉस्टिकम दे दी, पेशेंट का घुटना दर्द हो गया, रस्टॉक्स दे दी, खांसी हो गई, ड्राई कॉफ है, प्यास बहुत लग रही है, चलो ब्रायनिया दे दो। नो, आप एटलीस्ट 4, 5, 7 रूब्रिक्स तो आपके पास क्लियर होने चाहिए। हर केस टेकिंग में वाई आपने जरूर लिखना है कि ऐसा क्यों, आप रोए हो तो क्यों, आप हंसे हो तो क्यों, आपको डिप्रेशन हुआ है तो क्यों, क्या रीजन। मैं वीट एलर्जी के पेशेंट्स ठीक करती हूँ, मैं डिप्रेशन के पेशेंट्स ठीक करती हूँ,
किडनी के केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं। हर एक में रीजन जानना बहुत जरूरी है। सो इस बात को तो अंडरलाइन कर लीजिए कि रीजन। नेक्स्ट बात आती है जो बहुत ही ज्यादा, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सबको शुरू से ही कंफ्यूजन रहा है, कौन सी पोटेंसी दें, किस पोटेंसी से मेडिसिन स्टार्ट करें, 30 दें, 10 ml दें, 1 ml दें, क्या दें। सभी अपने अपने अकॉर्डिंगली, कोई 30 इस्तेमाल कर लेता है, कोई 1 ml कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। लेकिन हमारी एसोसिएशन ने, ASRH ने, जिसके अंडर हमने 20 साल होम्योपैथिक कम्युनिटी जर्नल छापा है, हमने उसमें पहले दिन ही लिख दिया था कि बिना कोई रिस्क लेते हुए हम हर पेशेंट को 30 पोटेंसी की एक डोज से स्टार्ट करेंगे, और हमने यही फॉलो किया। हर पेशेंट को फर्स्ट डे 30 पोटेंसी की मेडिसिन देनी है, उसके बाद उसकी प्लेसिबो चलेगी या जो भी आगे चलेगा वो नेक्स्ट है। 30 पोटेंसी देने के बाद 200 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, या जैसे भी फॉलोअप होता है। आज हम उस पर नहीं जाएंगे कि कब फॉलोअप करना है, कैसे करना है, सिर्फ इस बात पे कि हर केस को हम 30 पोटेंसी से इसलिए स्टार्ट करते थे क्योंकि इसमें कोई रिस्क नहीं था। अगर हम 1 ml यूज करें और पेशेंट को उसकी बीमारी की ट्रायंगल इतनी थी और हमने इतनी बड़ी दवाई डाल दी उसके अंदर, एग्रीवेशन हो जाएगी और मुड़ के पेशेंट नहीं आएगा, या होम्योपैथी बदनाम हो जाएगी कि इससे तो बीमारी बढ़ जाती है हमेशा। मैंने अपनी जिंदगी में किसी केस में एज सच एग्रीवेशन नहीं देखी, ना स्किन के केसेस में, ना कभी दूसरे केसेस में, क्योंकि हम यूज ही रिस्क ही बहुत कम ली है। अगर आप पहली बार में 10 ml यूज कर दोगे, आप कर सकते हैं 10 ml, लेकिन उसमें भी कोई 2-3-4 पॉइंट्स हैं, वो भी हम बाद में बात करेंगे। सो हर केस को आपने 30 से स्टार्ट करना है, देन 200, देन 1 ml। लेकिन हमने एक डिसेंडिंग पोटेंसी की भी बात की है कई बार, जो कि डॉक्टर हैनीमैन ने भी बोला है कि 30 के बाद हम 6 पर जा सकते हैं डिसेंडिंग पोटेंसी में। उसका स्पेशल लिटरेचर है और बहुत बार हम जाते भी हैं, लेकिन 6 पोटेंसी में बहुत सारी मेडिसिन नहीं होती, तो 30 के बाद आप 200, 200 के बाद 1 ml, 1 ml तक मोस्टली पेशेंट ठीक हो जाते हैं, और उसके बाद आप 10 ml यूज कर सकते हैं। और हम तो बीच में सैक्लैक देते रहते हैं अक्सर। अगर पेशेंट को कोई डर लगता है कि मुझे इमरजेंसी दे दीजिए, तो वो भी हम सैक्लैक उसको बोल देते हैं कि ये अब आपने दिन में 3 बार ले सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है 2 बार ले सकते हो, या इमरजेंसी हो तब आप ले सकते हो। और एक पूना में डॉक्टर हैं, डॉक्टर अमर निक्कम, उनका 100 बेड का हॉस्पिटल है होम्योपैथी का, मुझे लगता है कि दुनिया में ही एक है, और उनके पास कोई भी 200, 1 ml, 10 ml पोटेंसी है ही नहीं। उनके पास सिर्फ 30 पोटेंसी है। बहुत सीरियस काइंड ऑफ पेशेंट्स आते हैं, कोई हार्ट का आ रहा है, कोई लिवर का, कोई किडनी का। उनके फादर की प्रैक्टिस थी, फिर उनके दादाजी की प्रैक्टिस थी, तो ये उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी है जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर वो 30 पोटेंसी में रिजल्ट दे सकते हैं, तो क्यों बाकी सब लोग 1 ml, 10 ml में जाते हैं इन द फर्स्ट गो। सो पोटेंसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले एक ही बात कीजिए कि मैंने हर केस को 30 पोटेंसी से स्टार्ट करना है, क्योंकि इसमें रिस्क कम है। हम रिपीट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होता। हमें लगता है 30 पोटेंसी की एक बुढ़िया क्या करेगी। नहीं, अगर ये ट्रायंगल उस दूसरी ट्रायंगल के ऊपर, बीमारी वाली ट्रायंगल के ऊपर सेट हो गई, तो ये बहुत कुछ करेगी। सो कभी भी
पोटेंसी प्रॉब्लम को ज्यादा ध्यान मत दीजिए, 30 से स्टार्ट कीजिए बस, उसके बाद फिर 200 लीजिए या कुछ और। अब कुछ बातें आपके बारे में। अगर आप एक सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं तो आप में 4 चीजें होनी चाहिए, ABCD। A फॉर योर अवेलेबिलिटी। बहुत सारे मैंने डॉक्टर्स को देखा है, शुरू तो कर लेते हैं प्रैक्टिस, कभी टाइम पे ही नहीं जाते, अवेलेबिलिटी नहीं है, 10 बजे का टाइम है तो 11 बजे तक नहीं आते। सो ये आपकी जो अवेलेबिलिटी है, पूरा टाइम, जितना टाइम है उतना टाइम आप अपनी क्लिनिक को दीजिए, अपनी प्रैक्टिस को दीजिए। अगर आपकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी, एक पेशेंट भी आकर चला गया तो देखो कितना नुकसान होगा। मैं ये नहीं कहती कि आउट ऑफ द वे आप, अगर आपका टाइम 9 से लेके 10 से लेके 1-2 बजे तक है तो आप उतने बजे तक बैठिए, ये नहीं कि आप 4 बजे तक बैठे देखी जा रहे हैं। आप एक टाइम फिक्स कीजिए कि इस टाइम पे मैं 9 से लेकर 1 बजे तक बैठूंगा, शाम को 4 से लेके 8 बजे तक बैठूंगा। बिल्कुल आपकी अवेलेबिलिटी उस टाइम पे होनी चाहिए, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए। आपने वो अपना क्लिनिक का टाइम मिस नहीं करना। मेरे एक फ्रेंड है, बहुत अच्छे फ्रेंड है, उन्होंने बहुत बार प्रैक्टिस स्टार्ट की लेकिन कभी ढंग से की ही नहीं। रिसेंटली उन्होंने 2-3 साल से एक जगह पे प्रैक्टिस स्टार्ट की है। अब चाहे 15 अगस्त आ जाए, चाहे 26 जनवरी आ जाए, चाहे गांधी जयंती आ जाए, चाहे किसी का बर्थडे आ जाए, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, उन्होंने वहां पर जाना ही जाना है। ये होती है आपकी अवेलेबिलिटी। अगर आप 2 बार 4 बार पेशेंट्स को नहीं मिले तो पेशेंट के मन में यही होता है कि ये तो मिलते ही नहीं है, इनका तो बंद ही रहता है क्लिनिक। सो ये रेपुटेशन मत लीजिए कि आप मिलते नहीं। योर अवेलेबिलिटी इज मस्ट। नंबर 2, बी, आपका बिहेवियर। घर में चाहे जितनी मर्जी लड़ाई हुई हो, लेकिन पेशेंट के सामने तो हमेशा स्माइल करके ही, हमेशा हंस के ही बोलना है। पेशेंट को आपसे कोई मतलब नहीं है कि आपके घर के अंदर क्या होगा। पेशेंट ने सिर्फ अपनी व्यथा बतानी है, आपने उसको ध्यान से सुनना है। आपका बिहेवियर। आज ही एक पेशेंट आए, आज एक की बात बताती हूँ, कैंसर का पेशेंट, उनको मेटास्टेसिस हो गया लिवर में। पहले उनके यूट्रस में था, यूट्रस रिमूव किया, ओवरीज रिमूव कर दी, अब उनके मेटास्टेसिस हो गया लिवर में। वो कल किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास गए, सुबह के बैठे, शाम हो गई, उन्होंने उसको पेशेंट को नहीं देखा और ऐसे बोल दिए कि कोई बात नहीं, जाओ अभी फिर देखेंगे। वो कहते हैं हम सुबह से बैठे हैं तो अभी तो देखो। उस पेशेंट ने नहीं देखा, उस हॉस्पिटल में किसी और पेशेंट को उन्होंने फिर दिखाया। आज वो मेरे पास आए, मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब कि हम होम्योपैथी भी साथ में स्टार्ट करना चाहते हैं। और वो मुझे पेशेंट पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊंगी? मैंने कहा हाँ जी, क्यों नहीं होगे ठीक, यस आप ठीक होगे। कहते कल तो मुझे उस डॉक्टर ने ऐसे बोल दिया। अरे मैंने कहा नहीं, आप ठीक होगे। जो ये आपकी होप है, ये आपकी पॉजिटिवनेस है, ये पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है। एंड शी बिकेम सो हैप्पी कि मुझे डॉक्टर साहब ने बोल दिया ठीक होंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। ये उम्मीद देनी, ये होप देनी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पेशेंट की हर बात को अपने दिल से सुनिए, दिल से सुनोगे तो दिल से ही मेडिसिन निकालोगे। अगर आपका ध्यान उधर बच्चा रो रहा है, उधर बाहर कुछ आ रहा है, कोई इधर हो रहा है, इस तरह से आप कोई पेशेंट देखोगे तो आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा और आप पेशेंट को अच्छी तरह से नहीं देख सकोगे। सो बिहेवियर जो आपका है, आपकी जो पेशेंट को एक उम्मीद देनी है, चाहे आपको पता है कि पता नहीं इसलिए ठीक होना है कि नहीं होना,
लेकिन उसको बोलिए कि नहीं, आप ठीक होगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसमें गलत उम्मीद भर रही हूँ, मैं उसको एक पॉजिटिव एनर्जी दे रही हूँ, ये इसको देनी चाहिए। तीसरी बात सी, यहां पर आपकी कैपेबिलिटी आती है कि आपने मेडिसिन कैसे सेलेक्ट की, कौन से रूब्रिक लिए, किस तरह से आपकी क्या लियाकत क्या है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप क्या कर सकते हैं, कौन सा पेशेंट ठीक कर सकते हैं, ये बाद में आती है, अवेलेबिलिटी एंड बिहेवियर के बाद। और जो चौथा पॉइंट है डी, दैट इज डेडिकेशन। आप में कितनी ज्यादा आप में डेडिकेशन है, सिंसियरिटी है, आप अपने पेशेंट को कितने ध्यान से देखते हैं, कितना उसके ऊपर खुद समर्पित होते हैं कि ये मेरा पेशेंट है और इसको मैंने देखना है। सो ये 4 चीजें आपके लिए, आपकी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपका बिहेवियर बहुत अच्छा, जानते हो लोग आकर क्या कहते हैं, मुझे तो अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आधी तो हमारी बीमारी आपसे बात करके ठीक हो जाती है। कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। अगर मैं उसको प्लेसिबो भी देती हूँ तो फर्क तो उसको पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि उसके अंदर मैंने पॉजिटिव एनर्जी भरी है। उसको लगा कि मैंने अपने दिल की सारी बात इनको बोल दी, और एक ही बार में, पहली बार में, चाहे आप उसको सैकलैक दे दो, वो आकर यही बोलेगा कि डॉक्टर साहब बहुत फर्क है। दिस इज योर बिहेवियर। इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस को, अपने करियर को इंप्रूव कर सकते हैं, प्रैक्टिस को इंप्रूव कर सकते हैं। सो जो अगला पॉइंट आता है नेक्स्ट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मुझे मेरे पास मेरे 2 फ्रेंड्स आते हैं डॉक्टर्स, या कुछ हमने काम करना होता है, कुछ बुक राइटिंग का, तो उन्होंने मुझे देखा कि डॉक्टर साहब रिकॉर्ड कीपिंग आप कैसे करती हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास पेशेंट्स आते हैं, आप उनका रिकॉर्ड कैसे रखते हैं, और वो रिकॉर्ड रखना क्यों जरूरी है। ये आज का सबसे बड़ा पॉइंट है। आपने बहुत पेशेंट ठीक किए होंगे, आप बोलते हैं कि ऐसे पेशेंट आया था, उसकी ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी, उसको ये दिया, शायद ये भी दिया था, फिर वो ठीक हो गया। जब पूछो कि रिकॉर्ड, वो तो पर्ची तो पेशेंट के पास ही है। तो रिकॉर्ड कीपिंग आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हर पेशेंट को अल्फाबेटिकली डिफरेंट फाइल्स में अरेंज करके रखती हूँ। एक मेरी फाइल्स वो है अल्फाबेटिकली जिनमें पेशेंट एक बार आया या 2 बार आया, या पेशेंट अकेला सिंगल मेडिसिन ले रहा है, उसकी फैमिली का कोई और मेंबर दवाई नहीं ले रहा, वो रिकॉर्ड मेरे पास अलग है। दूसरा मेरे पास रिकॉर्ड है जो फैमिली के 5-5 लोग, 6-6 लोग दवाई लेते हैं, तो उनका अलग अलग नाम निकालना मुश्किल होता है, तो वो मैंने फैमिली फाइल्स रखी हुई है। उनको एक नंबर दिया है F1, F2, F100, 200, 300, इस तरह से। और उस पूरे नंबर के अंडर उनकी 4-5 जितनी भी स्लिप्स है, जितना भी रिकॉर्ड है, वो वहां पर मिलेगा। और मेरे पास, मैं 20 से भी 25 ईयर्स से मेरे पास जितने पेशेंट्स ठीक हुए हैं, मेरे पास सबका रिकॉर्ड पड़ा है, सभी का। चाहे वो वीट एलर्जी का पेशेंट हो, चाहे वो रिपोर्ट्स वाला हो, मैंने फाइल्स लगाई हुई है एक सिस्टमैटिक वे में कि ये फाइल है, इसमें वीट एलर्जी वाले केसेस है, एक केस जो उसमें लिखा हुआ है 3-4-5 पेजेस, और उसके अंदर उसके साथ में रिपोर्ट्स, बीमारी से पहले, बीमारी के दौरान और बीमारी के बाद। हर केस को एक तरीके से, एक ढंग से मैंने रखा हुआ है,
सब मेरे पास संभाला पड़ा है। सो अगर आप केसेस ठीक करते हैं तो आपको रिकॉर्ड कीपिंग, मेंटेन करना रिकॉर्ड को, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे पास 20-20 साल के पेशेंट्स की पर्ची, पेशेंट्स का रिकॉर्ड अभी तक पड़ा है। 25 साल से मैं ऑलमोस्ट मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है। ये हमारे लिए क्यों जरूरी है कि हम रिकॉर्ड मेंटेन करें? सबसे पहली बात कि जब हम किसी केस को स्टडी करते हैं, मान लो एक हमारा केस ठीक हुआ, उसको हम प्रॉपरली रख लेते हैं, हम उस केस को बार बार देखते हैं, इसमें ये रूब्रिक था, इसमें ये लिया था, इसमें ये था, तो वो हमें बार बार देखने से हमें याद होता है, हम मेमोराइज कर जाते हैं। मेरे पास कितने ही ऐसे केसेस हैं जो मुझे पूरी तरह से याद है। ये भी याद है कि कौन से सन में कौन सा पेशेंट आया था, क्योंकि वो केसेस मेरी नजरों के सामने से बार बार निकलते हैं। उनकी मेडिसिन याद रहती हैं, उनके नाम नहीं याद रहते, मेडिसिन याद रहती है, उनके रूब्रिक्स याद रहते हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, जब मैंने ये केसेस आपके साथ डिस्कस करने होते हैं, आपको बताने होते हैं, तो मेरे पास पूरा रिकॉर्ड होता है। और किस तरह से रिकॉर्ड होता है? पहले पेशेंट की सारी पर्ची, उसके 3-4 पेजेस, उसके बाद प्रेस्क्रिप्शन विद डेट। जब पेशेंट अगली बार आता है तो अगली बार उसको लिखना है कि कितने % पेशेंट ठीक है, कौन कौन से उसके सिम्टम्स थे जो ठीक है, और कौन से सिम्टम उसके रह गए। ये बहुत जरूरी है। पेशेंट तो अक्सर आके ये बोल देते हैं कि ठीक नहीं हुआ, फिर आप पूछिए आपके हेडेक था, उसका क्या हाल? हाँ, हेडेक तो डॉक्टर साहब उस दिन से हुआ ही नहीं है। फिर उनको पूछो कि आपको नींद भी नहीं आ रही थी? नहीं नहीं नहीं, नींद तो मुझे पूरी तरह से आ रही थी। सो अगर आपने अलग अलग चीजें लिखी होंगी और अलग अलग को आप लिखोगे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, उससे आप में भी कॉन्फिडेंस आएगा कि वाह कितनी अच्छी मेडिसिन दी, जिससे उसका हेडेक भी ठीक हो गया, उसकी नींद भी ठीक होगी, उसका दूसरी चीज भी ठीक होगी। अगर एक चीज रह जाती है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ठीक हो जाएगी। सो रिकॉर्ड में ये सब कुछ लिखना, कितने % ठीक है, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, सभी के पास रिकॉर्ड्स होते हैं, लेकिन कोई आपको नहीं बताता कि आपने किस तरह से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। उसके बाद बात आती है कि अगर आपने, मान लो आपने, जैसे मैंने 51 केस स्टडीज की बुक लिखी है, मार्वलस सफायर। उसमें मेरे इतने सुंदर केसेस हैं जो एक एक डोज से ठीक हुए हैं। वो इसीलिए मैं लिख पाई क्योंकि मेरे पास पूरा रिकॉर्ड था, डेट वाइज रिकॉर्ड। और अगर आपने कोई बुक पब्लिश करनी है, कोई मैगजीन में छापनी है, कोई जर्नल छापना है, तो उसमें भी आप पूरी डेट वाइज आप केसेस लिख सकते हैं, संभाल सकते हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल देती हूँ कि मेरे केसेस किस तरह से हैं। जैसे ये मेरी फाइल है, इसमें लिखा हुआ है G से J तक, G to J, के G से लेकर जिनके भी नाम G से स्टार्ट होते हैं, ये सारी पर्चियां, ये इतनी बड़ी पर्चियां G वाले नाम वाली है, जिनके नाम G से स्टार्ट होते हैं। और ये ऐसे ही एक इसके अंदर रख देते हैं, फिर दूसरा भी G का है, फिर H का, ऐसे H इजीली हमें मिल भी जाते हैं। और ये ऐसे इन प्लास्टिक के जो फ्लैप्स इनके बने हुए हैं, इनमें हम संभाल के रख सकते हैं। IJ, सो छोटे छोटे इतनी इतनी हम फाइल्स सभी की सभी मेरे पास इसी तरह से बनी हुई है। जैसे अब ये है J के बाद K से लेकर M तक, फाइल नंबर 3, पहली A वाली थी, दूसरी वो थी, तीसरी ये। तो इसमें भी सभी यहाँ से K स्टार्ट होगा, K वाले पेशेंट
इस तरह से आप भी इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं। जो फैमिली वाले रिकॉर्ड्स हैं वो अलग हैं, और इसके सिवा जो तीसरे हैं वो है ऑनलाइन वाले। ऑनलाइन पे तो हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन वाला जो है वो बहुत टीडियस काम है। उसमें पेशेंट्स कभी भी ज्यादा सिंसियर नहीं होते, कभी उनकी पेमेंट्स का चक्कर होता है, कभी दवाई नहीं मिली ऐसा चक्कर होता है। वो हम नेक्स्ट टाइम पे पूरी डिटेल में ऑनलाइन के बारे में बात करेंगे। और जो भी आपने मेडिसिन देनी है पेशेंट को, रिकॉर्ड कीपिंग में प्रॉपर मेडिसिन लिखी होनी चाहिए, प्रॉपर सिम्टम्स लिखे होने चाहिए। जैसे मान लो ये मेरा एक केस है, ये रिसेंटली मेरा केस है। आप देखो 4/10 को ये पेशेंट आया, 50 इयर्स की फीमेल है, जिनको 6 साल से डिप्रेशन है, 2016 से। इनसे सबको इन्होंने बताया, उससे दवाई ली, ये सारा कुछ, ये लिखा ये लिखा। मैं तो खैर हमें डॉक्टर सहगल जी ने सिखाया है कि आपने अपनी मदर टंग में लिखना है। सो हम हमेशा ही पंजाबी में, मैं पंजाबी में लिखती हूँ, चिंता फिक्र सारा कुछ हर चीज ये लिखकर इनकी दवाई निकली सीपिया। और मैंने इनको पहली बार में जब मैंने रेपर्टराइज किया तो पहली बार में सारे के सारे रूब्रिक्स इनके सीपिया के हुए। और फर्स्ट टाइम में सीपिया देने के बाद जब ये 10 तारीख को आते हैं तो ये कहते हैं कि मच मच बेटर। फर्स्ट टाइम में क्यों? बात फिर वही है कि आपने इनको ध्यान से सुना। आपको, उनको, पेशेंट को लगता है कि डॉक्टर साहब ने तो मेरी रग पकड़ ली, बस फिर तो पेशेंट ने ठीक होना ही होना। बहुत सारे इस तरह के जो डिप्रेशन वाले पेशेंट्स हैं उनको ऐसे ही होता है। उनको लगता है कि अगर डॉक्टर ने मुझे ध्यान से सुन लिया तो समझो कि मेरा पार उतारा हो गया। बहुत सारे पेशेंट्स हैं, ये अभी मैंने डिस्कस जो मैं करना चाहती, ये एक पेशेंट है जो 18/8 को मेरे पास आए, और इनको भी डिप्रेशन काइंड ऑफ सिम्टम्स, और इनको था कि पूरी बॉडी दुख रही है। बिल्कुल कहते जस्ट 2 मिनट में मैं ये केस बताती हूँ। मैंने पूछा कि क्या हो क्या रहा है? कहते सारी बॉडी दुखती है, मैं सारा दिन पड़ी रहती हूँ, मैं काम नहीं करती, मैं रोटी नहीं खाती, मेरे से उठा नहीं जाता, मेरे से किसी के लिए खाना नहीं बनता। मैंने कहा जी ऐसे क्यों, ऐसे क्यों हुआ, कब हुआ? तो वो चुप। मैंने कहा जी रीजन तो आपको बताना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे हस्बैंड के साथ लड़ाई हो गई, इतनी ज्यादा लड़ाई हुई कि उन्होंने मेरे बेटे के सामने मुझे कुछ बुरी बात, गलत बात बोल दी, जो 6 महीने हो गए मैं आज तक वो बात नहीं भूल पाई। और मैंने इनको इतने दिनों से बुलाया नहीं कि मेरे बेटे के सामने मेरी इतनी इंसल्ट कर दी, कुछ गलत वो इल्जाम लगा दिया काइंड ऑफ। और वो 6 महीने हो गए, एलोपैथी भी ले ली, सब कुछ ले लिया, लेकिन उसकी वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। और हमने क्या दिया? उनकी तो एक ही बात थी कि मेरे हस्बैंड ने मेरे बेटे के सामने मेरी इतनी इंसल्ट वाली बात मेरे लिए बोल दी कि बस पूछो मत, मैं वो बात नहीं भूल सकती। मैंने उनको स्टेफिसिग्रिया 1 mg की 1 डोज दी। जब 15 दिन के बाद आए, कहते बस बिल्कुल मेरा मन शांत है, बिल्कुल क्लियर है, कुछ नहीं है मन में, 100% ठीक है, सारा घर का काम भी करने लगी, सब कुछ करने लगी। सो इस तरह से जब रीजन मिल जाए, जब कारण मिल गया, बस फिर पेशेंट ठीक हो गया। सो और भी कुछ केसेस थे, आई थिंक टाइम हो रहा है, तो अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो मैं चाहूंगी कि कोई क्वेरीज अगर इस सबके साथ रिलेटेड है तो प्लीज आप अपना माइक ऑन कीजिए और क्वेरीज पूछ लीजिए।
Anyone? Hello. डॉक्टर मानसी? यस मैम। हाँ जी, सुन रहे हैं सारे? हाँ हाँ, सुन रहे हैं सब। बहुत तो बढ़िया। किसी को भी कोई इसके साथ रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो अच्छा, जो मैं एक और चीज कहना भूल गई कि आपकी पढ़ाई, आपने हर रोज रेपर्टरी को पढ़ना है, आपने हर रोज कोई ना कोई बीमारी पढ़नी है। बीमारी की इतनी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो तो आप कॉलेज में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी जो रोज कुछ ना कुछ कोई नई बीमारी आपको लगती है तो उसको पढ़िए। मैं हर रोज रेपर्टरी को आज भी 2 घंटे देती हूँ, एवरी डे। कितने साल हो गए? सिंस 92, 30 इयर्स, हर रोज 2 घंटे। इसी तरह से आप अगर रेपर्टरी को पढ़ते हो या अगर थेरेपेटिक बेसिस पे देना है तो भी कोई बात नहीं, आप थेरेपेटिक बेसिस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपको, आप जिस भी चीज के गो थ्रू हुए होते हैं वो आपको कभी ना कभी याद आ जाती है। मान लो एक टाइम पे आप भूल गए कि ओहो ये कौन सा सिम्टम था या कौन सी रूब्रिक था, कोई बात नहीं, एक बार भूले हो ना, जब कभी दोबारा आपको उसी के बीच में से गुजरेंगे तो आपको याद आएगा ओहो उस केस में ये यूज होना था, ये तो मैं भूल गई थी, फिर वो आपको नहीं भूलेगा। सो रोज रेपर्टरी पढ़ो, रोज कोई ना कोई मेडिसिन पढ़ो। नहीं 2 घंटे दे सकते कोई बात नहीं, 1 घंटा दे दीजिए, लेकिन ये आपकी रूटीन होनी चाहिए, बिल्कुल पूरी रूटीन होनी चाहिए। सो आई थिंक हमने पूरी डिटेल में जो एक सक्सेसफुल होम्योपैथिक डॉक्टर में जो गुण होने चाहिए, जो उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए, मुझे लगता है कि हमने वो सब कर लिए। अगर आपको लगता है कुछ और पूछना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। यस, किसी को कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। हेलो जी, हाँ, सत श्री अकाल मैडम जी। सत श्री अकाल जी। मैम ये फॉलो अप जो हम बहुत डॉक्टर्स में हमारे बड़ा इम्पेशंस रहता है, फॉलो अप में हम मेडिसिन चेंज करना चाहते हैं, अगर पेशेंट को इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाता हमको तो मैम जी उसको कैसे डील कर? जी जी जी, मैं बताती हूँ। मान लो आपने मेडिसिन बहुत अच्छे ढंग से प्रॉपर रूब्रिक्स लेकर आपको लगता है कि मेरी मेडिसिन 100% ठीक है, आपने 30 पोटेंसी की एक डोज दे दी और बाकी एक हफ्ते के लिए प्लेसिबो दी। कई बार पेशेंट को फर्क पड़ जाता है, कई बार नहीं पड़ता है, लेकिन आपने उसकी फटाफट करके कि इस पे तो कोई असर नहीं हुआ, मेरी दवाई गलत थी, मैं अब दवाई चेंज कर दूं। नो, अगर आपको लगता है आपने प्रॉपर मेडिसिन की सिलेक्शन की है तो आपने दवाई चेंज नहीं करनी। आपने जब सेकंड उसमें आता है तो उसको सेम मेडिसिन 30 पोटेंसी में पहले दी थी 200 में दे दीजिए या 6 में दे दीजिए, 200 में दो। अगर मान लो फिर भी वो आके बोलता है कि डॉक्टर साहब कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम उसको 1M दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपकी सिलेक्शन ठीक है। अगर आपने चलते फिरते ही दवाई दे दी, 2 बातें ली, ड्राई कफ है, प्यास ज्यादा लगती है, चलो ब्रायनिया दे दो, जरूरी नहीं है कि ब्रायनिया असर करे, लेकिन अगर आपकी सिलेक्शन प्रॉपर है तो पूरा टाइम दो मेडिसिन को एक्ट करने का। 30 पोटेंसी में डोज दीजिए, 200 में दीजिए, 1M में दीजिए, तब तक उसका महीना 1.5 महीना बीत जाएगा। अगर महीने में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर आपकी सिलेक्शन में थोड़ा सा कहीं गड़बड़ है, फिर आप सेकंड मेडिसिन पर आएंगे। एट द ऑनसेट नहीं कि बस पहली बार ही फर्क नहीं पड़ा दवाई चेंज कर दो, मेरी दवाई गलत है। वो हैनीमैन ने 3rd एफोरिज्म में यही लिखा है कि आपने प्रॉपर सिलेक्शन करनी है और कौन कौन सी बाकी चीजों का ध्यान करना है। ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ रिकवरी, रिकवरी के रास्ते में जो जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं
वो भी दूर करने हैं आपने। सो इस तरह से मैं तो हर केस को रेपर्टराइज करती हूँ, और रेपर्टराइज करके अगर सभी रूब्रिक्स में एक ही मेडिसिन आती है, फिर तो मुझे 100% होता है कि ये पेशेंट ठीक होगा ही होगा। एक हमारे डॉक्टर थे, तो उनको बहुत प्रॉब्लम थी, दैट वाज सम फटीग सिंड्रोम, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम समथिंग। तो जब मैंने उनका केस लेकर मैंने स्टडी किया, वो खुद होम्योपैथिक डॉक्टर थे, बहुत सारी दवाइयां ले चुके थे और डॉक्टर से भी ऑनलाइन भी ले चुके थे। मैंने सोचा कि नहीं, ये ऐसे नहीं आएगा, इसमें थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा। तो वो करते जो मेरी रेपर्टरी चार्ट में 15th मेडिसिन थी, उसमें एक ऐसा रूब्रिक आ गया जो मुझे लगा कि ये तो 100% इसमें है और किसी दवाई में ही नहीं है। मैंने वो 15th मेडिसिन को पूरे को स्टडी किया, और आप इमेजिन नहीं करोगे, उनका एक रूब्रिक जो था वो उस 15th मेडिसिन का था। और जब उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसे आपने स्टडी कर लिया, मैंने कहा जी आपकी मेडिसिन तो इतनी जबरदस्त है, 100% नहीं, आपको 500% ये मेडिसिन ठीक करेगी। और मैंने सिर्फ कुछ उनको डोजेस भेजी और 1 महीने में वो 100% ठीक हो गए, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी सिलेक्शन ठीक है। मतलब ही नहीं है कि पेशेंट ठीक ना हो, आप फुली कॉन्फिडेंट होने चाहिए। मैं तब तक दवाई ही नहीं देती जब तक मुझ में कॉन्फिडेंस ना आए कि ये दूं नो, मैं तो आगे और पेशेंट को प्रोब करती रहती हूँ कि फिर उसके बाद अगर किसी पेशेंट को आप इतने ढंग से सुनते हैं और मतलब ही नहीं कि आप पेशेंट को ठीक ना कर सके, मुझे तो यही लगता है। जी, एनीथिंग एल्स? थैंक यू मैम। जी मैम, कभी कभी ये भी होता है कि मतलब हम रेपर्टराइज करते हैं, कैलकुलेट करके चार्ट बनता है रेपर्टरी का और मेडिसिन हमारी आ जाती है जो भी है फर्स्ट या सेकंड पर, लेकिन पेशेंट को देखकर हमको लगता है कि नहीं, ये मेडिसिन तो यहाँ पर नहीं समझ आ रही उसके बात करने के तरीके से, तो वहां पर थोड़ा कंफ्यूजन मैम होता है, तो उसको कैसे टैकल? मैं बताती हूँ। ये जो रेपर्टरी है ये तो मैकेनिकल प्रोसेस है, इसमें दिमाग नहीं है रेपर्टरी में। उन्होंने आपने रूब्रिक भरे, उसने अपना चार्ट दिखा दिया कि ये है, लेकिन आपको लगता है कि नो, ये तो ऐसा है ही नहीं, ये तो कैलकेरिया कार्ब जैसा है ही नहीं, ये तो पल्साटिला जैसा है ही नहीं। आप छोड़ दो उन दवाइयों को, डोंट गिव देम, चाहे वो फर्स्ट नंबर पे आए चाहे सेकंड नंबर पे आए। आपको अगर लगता है कि पेशेंट की साइकी या उसके सिम्टम्स इस 10th मेडिसिन से मिलते हैं, लेकिन 10th मेडिसिन से भी अच्छी तरह से मिलने चाहिए। जैसे मैंने अभी एक मेडिसिन की बात की है कि 15th मेडिसिन में एक ऐसा रूब्रिक आया जो उसका किंग पिन था, तो मैंने पहली 14 दवाइयां छोड़ दी। ये रेपर्टराइजेशन कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमें ये बताता है कि क्लोज मेडिसिन पल्साटिला, कैलकेरिया कार्ब, एकोनाइट, ब्रायनिया ये है। अब आपने अपना ब्रेन इस्तेमाल करना है कि उस पेशेंट के सिम्टम्स कैसी है, उसकी साइकी कैसी है, इनमें से कौन सी दवाई सूट करती है। जब एक बार हम अबाउट 2004 में डॉक्टर अमर निकम के पास गए, हम उनके वहां 10 दिन रह के आए। वो सिंगल मेडिसिन पे प्रैक्टिस करते हैं, और जब हमने उनसे देखा कि वो कभी 15वीं मेडिसिन दे रहे हैं, कभी 10वीं दे रहे हैं, कभी 8th दे रहे हैं, तो हमने पूछा सर ऐसे क्यों? तो उन्होंने कहा कि आप फलानी बुक में इतने पेज पे पढ़ लीजिए क्या लिखा है। जो अभी आपने बात बोली है कि हमें लगता ही नहीं है कि वो फर्स्ट मेडिसिन जैसा है, लगता ही नहीं है सेकंड वाला है, अगर नहीं लगता तो नहीं देनी। ये मैकेनिकल प्रोसेस है, हमारा ब्रेन नहीं है ये। हमने अपना ब्रेन इस्तेमाल करना है, हमने अपनी इंटेलिजेंस इस्तेमाल करनी है।
चाहे 10 दवाइयां आपको लग जाए कि वो 10 दवाइयां उसको सूट करने वाली नहीं है, चाहे 11th है, आप 11th दीजिए, यू विल गेट रिजल्ट्स। मैंने 15th जब मेडिसिन को पढ़ा, देखा, पढ़ा, खूब पढ़ी, कितनी बुक्स में पढ़ी, और मैंने पेशेंट को बोला 500% आप ठीक होगे, कॉन्फिडेंस देखो। और पहले दिन ही उन्होंने लेकर बोल दिया कि डॉक्टर साहब कमाल ही होगी, नींद भी आ गई, ये भी हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया। सो इस तरह से सिलेक्शन होनी चाहिए। जी थैंक यू मैम। जी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। कैन आई टॉक? यस हाँ जी। यस। मैम कभी कभी ऐसा होता है हाँ कि पेशेंट तो हमें काफी कुछ बोलता है, लेकिन हमारे पास रेपटाइज करने का टाइम नहीं होता है, हाँ और जल्दी जल्दी में दूसरे पीछे 10 पेशेंट जी वेट कर रहे हैं, जी तो थोड़ा जल्दी में दवाई देना पड़ता है, हाँ तो उस उसका टाइम ये सब देखने का टाइम नहीं होता है। हाँ। पहली बात, मैं जिन डिस्पेंसरी से, मेरी 2 चैरिटेबल डिस्पेंसरीज है, नॉमिनल पैसों पे, जस्ट 50 रुपए पर्ची फीस है, वहां पे 1 हफ्ते की दवाई देते हैं। वहां पे मैं 100 पेशेंट्स देखती हूँ, सुबह 10 साढ़े 10 पहुंचती हूँ, 4 बजे तक 100 पेशेंट्स, इससे ज्यादा भी हो जाते हैं। हाँ हाँ। तो उसमें क्या करूं? उसमें क्या करती हूँ मैं कि 20-30% तो रेपिटेशन वाले ही होते हैं कि रिपीट कर दीजिए। जो नया पेशेंट है, मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम नए पेशेंट को देती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1 घंटा बैठी रहती हूँ, उसी को लेकर बैठी रहती हूँ। जहां मुझे लग गया कि इसकी इन 4 चीजों में बात क्लियर होगी, वहां पे स्टॉप करके आई गिव हर मेडिसिन। और अगर मुझे लगता है कि इसमें अभी और प्रोब करने की जरूरत है, तो मैं उनको बोलूंगी कि अगली बार आप मुझसे टाइम लेके फिर आना, क्योंकि अभी मैंने और मेडिसिन आपकी स्टडी कर। मैं बहुत सारी पर्चियां, 5-7 पर्चियां तो मैं घर ले आती हूँ कि अभी इनको स्टडी करने की जरूरत है। तो आपको अगर लगता है कि आप पूरी तरह से केस नहीं ले सके या पूरी तरह से स्टडी नहीं कर सके, तो वो आप घर ले आइए वो काम, और घर लाके, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और अगर मुझे लगता है कि किसी पेशेंट को स्पेशल टाइम देने की जरूरत है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप मुझसे स्पेशल टाइम ले लीजिए। दोपहर को लंच के टाइम 1-1:30-2 बजे मेरे पास कम पेशेंट्स होते हैं, तो मैं वो टाइम उनको दे देती हूँ कि आप उस टाइम पे आ जाइए, तब मेरे पास पेशेंट कम होते हैं, तो फिर मैं आप पर आधा घंटा लगा सकती हूँ। इस तरह से मैं ऐसे हैंडल करती हूँ, और मुझे लगता है कि आप भी इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। सही है मैम। या थैंक यू जी। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, ठीक है डॉक्टर मानसी जी। जी, आपकी कोई क्वेरी या आपको कुछ लगता है कि कुछ रह गया हो? नहीं, रह तो नहीं गया। बहुत अच्छे से आपने ये बता दिया सब प्रैक्टिस का, कि कैसे सक्सेसफुल होना है। प्रैक्टिस तो सभी करते हैं, या सक्सेसफुल होम्योपैथ बनना है। और ये लेक्चर सुन के ज्यादा से ज्यादा जो लोग होम्योपैथ होके भी जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अच्छा होगा कि वो लोग इधर आ जाए होम्योपैथी को। या जैसे लियाकत सर भी हमेशा बोलते हैं कि हम लोगों को उन लोगों को इधर लाना है, होम्योपैथी में लाना है, कि जो जनरल प्रैक्टिशनर्स है और डर जाते हैं कि होम्योपैथी को कैसे पढ़े, कैसे और कैसे सक्सेसफुल हो, हमारा हर प्रिस्क्रिप्शन कैसे 100% मतलब एटलीस्ट नजदीक 100% जाए, तो वही कोशिश है। तो इट वॉज अ वंडरफुल लेक्चर। और मुझे लगता है कि जो आ रहे अभी जो न्यू बर्ड्स कह सकते हैं हम होम्योपैथी में, हाँ, तो उनके लिए तो ये बहुत बहुत ही अच्छा लेक्चर रहेगा कि जो हम बार बार सुने उसको। और तो थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ इग्नाइटेड माइंड्स बाय PHF. Thank you Liaquat sir, and thank you everyone for joining. Keep joining and keep learning. yeah. Thank you so much everyone for patience hearing. और मुझे लगता है कि आज के इस लेक्चर के बाद बहुत सारे होम्योपैथ्स
थोड़े इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और इम्प्रूव करेंगे, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग बहुत आगे तक जाओ। विश यू ऑल द बेस्ट जी। Thank you, Neelam Didi. Thank you very much. थैंक यू जी। Thank you. Yeah. It's a pleasure जी। to hear you and such beautiful, nice, basic tips. ये सबके लिए क्या कहते हैं ना कि सबके अभी वो आई ओपनर आपने करा दिया दीदी। Thank you very much. जी, थैंक And यू। we would like to hear to you again. फिर से हम या आपको बुलाएंगे। I know you are very busy, but you are going to be there. नहीं कोई बात You are a part of Ignited Minds, and this is a या बिल्कुल। presentation by all of us. Thank you, Didi. Thank you. Good night. God bless. थैंक यू एवरी